जय हिंद भाइयों, स्मार्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष। आज हम लोग इसरो के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसरो यूपीएससी में जो साइंस एंड टेक का जो है सेगमेंट है, उस साइंस एंड टेक के सेगमेंट में ये स्पेस टेक्नोलॉजी के बीच में आता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उत्पत्ति कब हुआ और इसके उत्पत्ति करने के क्या कारण थे। आपको पता होगा कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, आज़ादी से कब मिली भारत को? जब ब्रिटेन की पूरी कमर टूट गई 1945 में और ब्रिटेन चौधरी के पद से हट गया और अमेरिका नया चौधरी बन गया। उसी समय यूनाइटेड नेशन अपने अस्तित्व में आ गए, लोग सभी देश आज़ाद हो गए, उपनिवेशवाद का जगह जगह खात्मा किया जाने लगा और ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुए, वर्ल्ड बैंक आ गया, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। 1947 के पहले आप सेकेंड वर्ल्ड वार पर थोड़ा जाइए। सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी 1939 में। ठीक है, जर्मनी, जापान, इटली एक तरफ थे और रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एक तरफ थे। ठीक है, जर्मनी, जापान, इटली चाहते थे कि हम लोग साम्राज्य बढ़ाएं, साम्राज्य का विस्तार करें, एक साम्राज्यवादी जो है विचारधारा लोगों के अंदर ओतप्रोत होने लगी। ऐसा इस कारण था कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था और उस ग्रेट डिप्रेशन में सभी देशों की इकोनॉमी पूरी की पूरी टूट गई थी, जिससे कि वर्तमान में है। वर्तमान में आप भारत में देखेंगे तो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है शायद 15 से 16 तारीख है, मुझे तारीख भी याद नहीं है, इतना पढ़ता हूँ तो तारीख भी याद नहीं किया हूँ। तो इस तारीख में स्टैगफ्लेशन की स्थिति चल रही है, लगातार शेयर मार्केट बढ़ रहे हैं लेकिन इकोनॉमी नीचे जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है किसी को क्लियर नहीं है। वैसे स्टैगफ्लेशन की सीधा सीधा बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ। ठीक है, और अमेरिका नया चौधरी बन के उभरा क्योंकि ब्रिटेन हार चुका था और ब्रिटेन में जो पार्टी आई थी वो लेबर पार्टी आई थी। ठीक है, लेबर पार्टी विंस्टन चर्चिल हार चुके थे और इस समय 1945 में रूजवेल्ट जो है राष्ट्रपति बन गए थे यूएसए के। यूएसए का भी दबाव था कि इंडिया को आज़ाद किया जाए, यूएसएसआर का भी ये दबाव था कि इंडिया को आज़ाद किया जाए। चाइना के अंदर जो है 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना जो है अपने अस्तित्व में आ चुकी थी और नेशनलिस्टों को भगा दिया था। वहाँ पर चियांग काई शेक और माओ सेतुंग के बीच में झगड़ा हुआ था। चियांग काई शेक जिस तरह के थे उसी तरह से माओ सेतुंग भी थे। हम आगे जब चीन के बारे में देखेंगे तो इस पर गहनता से विचार करेंगे। सारी चीज़ें वर्ल्ड हिस्ट्री से इंटरकनेक्ट है, इसलिए इसको बताना जरूरी है, लेकिन मैं सारी चीज़ों को काट करके आपको बता रहा हूँ। तो 1945 में ये सब चीज़ें हो गई। भारत ने देखा कि न्यूक्लियर पावर जिसके पास रहेगा वही चौधरी है, तो हम भी भविष्य में कभी न कभी चौधरी बनेंगे। ये भारत उसी समय सोच लिया था। उसी में कड़ी में देखते हुए भारत ने होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु आयोग का गठन किया और परमाणु एनर्जी के बारे में खोज करना शुरू कर दिया। 1960 के दशक में यूएसए के राष्ट्रपति थे 1960 में, उनके बता रहे हैं, उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी जो थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। इनकी हत्या हुई थी व्हाइट हाउस में। ठीक है, आप हमें कमेंट लाइन में बताएंगे कि व्हाइट हाउस में किन किन राष्ट्रपतियों की हत्या हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो सीरियस हैं वो तो देंगे ही उत्तर। 1960 में ही से लेकर के 1964 तक, 1964 तक जो है, 1960 में चाइना ने अपना जो है सारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी स्टार्ट कर दी। 1964 तक उन्होंने न्यूक्लियर पावर देश अपने को घोषित कर दिया। इसमें भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी था। जब 1960 में भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी जॉन एफ कैनेडी से मिले थे तो जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाले देश हो जाइए। क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता था कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और भारत लोकतंत्र के नेतृत्व में आज़ाद हुआ है, तो भारत को ही सारी चीज़ें दी जाए। यहाँ तक कि परमानेंट सीट के लिए अगर भारत उस समय कोशिश करता तो भारत को ये चीज़ें मिल जाती। लेकिन अब कैसी थी लीडरशिप, क्या था भारत के साथ लीडरशिप में समस्याएं इसलिए थी। नेहरू तो लोकतंत्र के नेतृत्व में आज़ाद कराए देश को, लेकिन नेहरू की विचारधारा जो थी वो साम्यवादी समाजवाद था। समाजवाद के नेतृत्व में यही कारण था कि उन्होंने बाद में जो है समाजवाद शब्द भी इंदिरा गांधी ने उनके जो है जोड़वा दिया था। ठीक है, तो इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे।
पॉलिटी के सेगमेंट में। तो साम्यवादी विचारधारा के नेहरू जी थे। इसका भी एक कारण है, चूंकि भारत पर उपनिवेशवाद का जो बीज बोया गया था वो कैपिटलिस्ट देश थे, ब्रिटेन कैपिटलिस्ट देश था और वहीं से कैपिटलिज्म की शुरुआत भी हुई थी, जिस कारण स्थितियां थी कि भाई जो हमको हैरान करेगा हम उस तरफ नहीं जाएंगे, बस यही विचारधारा थी। इसी बीच 1962 में भारत और इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत की बुरी तरह हार हुई। अब सोचिए यहाँ पर अगर 60 में अगर अमेरिका उस समय राष्ट्रपति जी वो थे जॉन एफ कैनेडी, अगर भारत को ये जो है भारत, नेहरू जी ने स्वयं नकार दिया कि हमको ये चीज़ें नहीं चाहिए, अभी भारत विकास की चीज़ें देखेगा, ठीक है। जब उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो जाइए तो नेहरू ने नकार दिया कि हम जो है अभी विकास पर देखेंगे, किसी भी न्यूक्लियर स्थिति पर नहीं जाएंगे। हालांकि 1947 में ही परमाणु के क्षेत्र में भारत ने सारी कोशिशें की थी। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लोग कई मिथक विचारधाराएं बोलते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट समझना बस यही है काम, ठीक है। तो अगर 60 में भारत ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी 1961 तक डेवलप कर दिया तो चाइना की 1962 में हिम्मत नहीं होती भारत में हमला करने की। खैर जाने दीजिए, 1964 में चाइना ने अपने यहाँ न्यूक्लियर देश घोषित कर दिया, स्वयं न्यूक्लियर डेवलप हो गया, जो कि जब भारत नहीं आ गया तो चाइना को उन्होंने ये चीज़ें दे दिया मिला करके, क्योंकि चाइना माओ के नेतृत्व में आज़ाद हुए थे। और आपको पता होगा कि मैपिंग के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा देश जो है वो रसिया है, दूसरे पर फिर कनाडा है और तीसरे पर चाइना है, ठीक है। तो चाइना जो है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा विश्व का देश है, चौथे पे यूएसए है। तो कहीं ना कहीं अपने ब्लॉक में जो है यूएसए के पास ब्लॉक में न जाए चाइना, इसलिए जो है रसिया के ब्लॉक में न जाए, इसलिए यूएसए ने चाइना को मिलाने का सारी चीज़ें व्यवस्था की थी। और ऊपर यूएसएसआर था जो विकास के चरम सीमा पर था और दोनों में कोल्ड वार की स्थिति 1947 के बाद जो है शुरू हो ही चुकी थी, जो कि 1991 में ग्लासनोस्ट और पेस्ट्राइका के विचारधारा के साथ जो है खत्म हुई, ठीक है। उस पर हम कभी कोल्ड वार पर चर्चा करेंगे तो उस पर हम गहनता से देखेंगे। तो 1962 में, ठीक है, परमाणु आयोग के अंतर्गत, अब एक चीज आप जान लीजिए, कोल्ड वार के समय ही दोनों में देशों में यूएसए और यूएसएसआर में आर्म रेस शुरू हुए, जहाज़ों का डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी रेस शुरू हुआ। उसी में लाइका नाम की कुतिया गई, सबसे पहले रसिया ने भेजा, यूरी गॉगरिन गए अंतरिक्ष में सबसे पहले, ठीक है। तो अमेरिका कई बार पीछे गया, लेकिन अमेरिका ने फिर चांद पर जो है अपोलो मिशन अपोलो 8 भेज दिया, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हुई। उसमें रसिया की अंततोगत्वा हार हुई। तो इसी कोल्ड वार में दोनों में स्पेस रेस भी शुरू हो गया था। इसी स्पेस रेस को देखकर सभी देश उत्साहित हुए और सभी कुछ देशों ने इसमें ज्वाइन भी किया, लेकिन भारत ने कहा कि हम अपना एक अलग जो है ऐसा संगठन बनाएंगे जो हम स्पेस के क्षेत्र में विकास करेंगे। और भारत जो है रसिया के साथ जुड़ गया, क्योंकि उस समय रसिया जो है स्पेस रेस में अमेरिका से आगे था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसरो की स्थापना मूलतः 15 अगस्त 1962 को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में की गई। अब चूंकि लोगों के अंदर यह उत्साह हो गया था कि देखो दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, स्काई लैब जब गिर रहा था अटलांटिक ओशियन में, तभी प्रशांत महासागर में, तो सारी चीजें उसमें दिखाई जा रही थी। तो एक तरह की से लोग, हमारे पिताजी आप पूछते हैं कि स्काई लैब तब गिर रहा था, तो हम लोग बहुत छोटे थे, तो बताते हैं सारी चीजें। तो उस समय आप देखेंगे तो लोगों में एक उत्साह था कि हम स्पेस के बारे में जानें, ब्रह्मांड के बारे में जानें, सारी चीजें जो है यहीं से शुरू हुई थी। तो भारत के अंदर भी एक उत्साह आया कि हम भी स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसका नाम इनको स्पार रखा गया, ठीक है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियंस आई का इन और इन को एन का एन, उसके बाद CO वाला को और स्पार, ठीक है। तो इनको स्पार इसका नाम रखा गया, यहाँ से आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आगे चलकर 15 अगस्त 1962 को इनको स्पार नाम से बदलकर 62 नहीं होगा, सॉरी, ये 69 होगा। 1969 में जो है कई घटनाएं हुई थी 1969 में। कमेंट करके बताइए क्या क्या घटनाएं 1969 में हुई थी, और बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी। इस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और अमेरिका में रिचर्ड निक्सन थे शायद, तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, इनको स्पार के डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना थी, उन्हीं की सोच थी, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक होमी भाभा ने 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान का
के लिए इन्कोस्पार का गठन किया। देखिए 1962 में, पहले परमाणु ऊर्जा विभाग तो 1947 में ही आ गया था, ठीक है। उसके बाद 1962 में इसी के तहत इन्कोस्पार आया, ठीक है, इन्कोस्पार आ गया इसी के अंतर्गत। उसके बाद 1969 में ये इसरो बना दिया गया। इन्कोस्पार को डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में आगे बढ़ाया गया। इसरो भारत का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में अवस्थित है। इसरो का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष तकनीकी उपलब्ध करवाना। मोटो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है, यहाँ पर प्रौद्योगिकी होगा, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष इसे के सिवन जी हैं। इसरो का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके उपयोगों का विकास करना, स्वदेशी उपग्रहों तथा उपग्रह प्रक्षेपण यानों का विकास करना। आप उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें SSLV है, GSLV है, PSLV है, तो सारे जितने भी लॉन्च व्हीकल्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। ट्रांसपॉन्डर्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स क्या होती हैं, सारी चीज़ में बताया जाएगा। इनका काम क्या होता है? देखिए सैटेलाइट भी दो प्रकार की होती है, एक दूर संवेदी होती है और एक रिमोट सेंसिंग होती है, ठीक है। दूरदर्शन प्रसारण और सूचना, तो हम सैटेलाइटों के बारे में चर्चा करेंगे। दूरसंचार तथा मौसम विज्ञान उपयोगों के लिए संचार उपग्रह, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन उपग्रहों का निर्माण और अनेक प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। इसरो भारत का अंतरिक्ष विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन आता है। इसरो देखिए अंतरिक्ष विभाग जो होता है, मैंने आपको बताया था कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग आया। अंतरिक्ष विभाग जो होता था वो अंतरिक्ष आयोग के अंतर्गत आता था। तो परमाणु आयोग, उसके बाद आया अंतरिक्ष आयोग, फिर अंतरिक्ष विभाग, उसके बाद प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। 1962 में थोड़ा इसरो के इतिहास के बारे में हम ब्रीफली देखेंगे कि क्या है इसरो का इतिहास, ठीक है। 1962 में इन्कोस्पार का गठन हुआ अंतरिक्ष आयोग के अंतर्गत, ठीक है। 1969 में इसका नाम बदलकर इसरो रख दिया गया। 1975 में प्रथम उपग्रह इसरो ने छोड़ा आर्यभट्ट को, ठीक है। आप देखे होंगे किसी किसी किताब में उपग्रह जो होता है आर्यभट्ट बना रहता है, वो यही कारण है, यहीं से मिलकर बना हुआ है, कई कई बुक में देखे होंगे आप। उसके बाद 1993 में PSLV का निर्माण किया गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए जो हमारी अर्थ है तो ये नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो इसके चारों ओर घूमने वाले सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, ठीक है। एक होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, एक होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो हम ऑर्बिटों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको यहाँ पर बताएंगे। 2001 में GSLV का निर्माण हुआ था। 2008 में चंद्रयान बना था। हमारा चंद्रयान जो है 2008 में सफल प्रक्षेपण हुआ था। 2013 में मार्स ऑर्बिटल मिशन गया था, मॉम। भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है जिसने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त कर ली थी। 2017 में 104 सैटेलाइटों को भारत प्रक्षेपित करके विश्व में अपना एक महानतम इतिहास रचा, ठीक है। अभी तक जो है रसिया जो है 37 सैटेलाइटों भेजा था, भारत ने 104 सैटेलाइटों का सफल परीक्षण करके विश्व में एक नया आयाम रख दिया। इसरो के समक्ष चुनौतियां क्या है? तो सबसे बड़ी भैया चुनौती है बजट की। पैसा नहीं है भारत इसरो के पास, ठीक है। कम स्किल है, मानव के अंदर स्किल कम है। बजट कम रहेगा तो स्किल कम होगा ही, क्योंकि लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की व्यवस्थाएं नहीं होंगी। देखिए हमारे देश के अंदर स्किल की कमी है। देखिए कारण ये है कि हमारे यहाँ इतनी भारी भरकम जनसंख्या है। भारत विचार कहता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करेंगे, जो कि 17 है, जिसमें समपोषणी विकास के साथ साथ हम सतत विकास को भी लेकर चलेंगे, ठीक है। सतत विकास का मतलब ये होता है कि बिना पर्यावरण को हैरेसमेंट किए अपनी पूरी चक्री चलती रहे, ठीक है। पूरी चक्री भी चलती रहे और सभी जीव इसमें जी लें और संसाधनों का दोहन जब तक हो तब तक नए संसाधनों का निर्माण भी हो जाए, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। सपोज डैट एक आम का पेड़ है, ठीक है। आम के पेड़ को हम इस प्रकार खाएं कि ये आम का पेड़ जब तक हम खाएं तब तक एक आम का पेड़ यहाँ पर और जो है ये आम का फल जब तक खाएं तब तक एक आम का फल यहाँ पर और खिल जाए और ये आगे वाली पीढ़ी जो है इस आम के फल को खाए। ध्यान से समझिएगा, यही विचारधारा है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, कि संसाधनों का दोहन हम इस प्रकार करें, इतनी अच्छाई से करें कि पर्यावरण का भी नुकसान ना हो और प्रॉपर अपनी पूरी चक्रीय वह जीव भी जी ले। ठीक है। विकसित देशों की अपेक्षा आधुनिक प्रौद्योगिकियों, देखिए यहाँ पर प्रौद्योगिकी प्रिंटिंग है का अभाव है। विकसित देश में जिस प्रकार की जो प्रौद्योगिकी है उसमें एक टेक्नोलॉजी है, भारत में नहीं है। समय का अभाव है, मानव संसाधन तंत्र में असक्षमता है, चूँकि यहाँ पर कई भाषाएं हैं, समझने में दिक्कत होता है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का सूत्रधार है तथा मार्स ऑर्बिटल मिशन भारत का लोहा पूरा विश्व मानता है। ठीक है। देखिए क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, अब आज ही सब चीज़ों को नहीं बताया जाएगा, हम आगे फिर क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बताएंगे। बेसिकली क्रायोजेनिक इंजन, इसको विकास इंजन के नाम से भी कहते हैं। बेसिकली ये इस कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है कि एकदम निम्न तापमान पर ऐसी टेक्नोलॉजी, पूछ ले क्रायोजेनिक इंजन कैसी टेक्नोलॉजी है, तो आप कहेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी जो माइनस से भी नीचे जो डिग्री है उस तापमान पर कोई ऐसा ईंधन बना दिया जाए जो प्रज्वलित हो जाए। ठीक है। उसी ईंधन को हम, उसी मशीन को जो है हम क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। ऐसी मशीन का निर्माण करना जो कम तापमान पर चीज़ों को प्रज्वलित कर दे, तो उसे हम क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे नहीं हुआ है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। नमस्कार, खुश रहिए।